हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर बूचा नरसंहार पर यूएनएचआरसी से रसिया को बाहर कर दिया गया है। दोस्तों बताएंगे, कल यूएनएचआरसी में वोटिंग हुई थी दोस्तों, जिसमें भारत समेत 58 देशों ने वोटिंग से बनाई दूरी। बताएंगे बड़ी खबर दोस्तों, बहुत बड़ा झटका रसिया को लगा है। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर अब जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गारंटर बनने की मांग की है। दोस्तों बताएंगे पूरी बात क्या है, किस बात को लेकर गारंटर बनाना चाहते हैं जेलेंस्की। और इसी बीच आपको दोस्तों बताएंगे जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को दिया तगड़ा झटका। कहा 9 अप्रैल को विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग, अगर हारे इमरान तो तुरंत अपना पीएम घोषित करे विपक्ष। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, बहुत बड़ा झटका इमरान खान को लगा है। बताएंगे पूरी बात आपको। और इसी बीच आपको बताएंगे दोस्तों, जहां अमेरिकी जनरल ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है भारत को। कहा चीन के साथ हो सकती है बहुत बड़ी जंग। बताएंगे दोस्तों आखिर किस चीज को देखकर दोस्तों अमेरिका ने भारत को यह बड़ी चेतावनी दी है। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पहली बार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के संकट पर भारत ने दी है प्रतिक्रिया। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या कहा है भारत ने। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर अब खौफ में जिएंगे योगी के दुश्मन, एनएसजी और सीआरपीएफ को मिली बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सोनिया गांधी का हुआ आमना सामना, पूरी वाक्य आपको बताएंगे दोस्तों। तो हर तरह की जानकारी हम आपको अभी देने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश है, भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है। तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बूचा नरसंहार पर यूएनएचआरसी से रूस सस्पेंड। जी हाँ दोस्तों, रशिया को बाहर कर दिया गया है। भारत समेत 58 देशों ने वोटिंग से बनाई दूरी, रहे अनुपस्थित। जी हाँ दोस्तों, रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद बोले तो यूएनएचआरसी से बेदखल करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए में पास हो गया है। तो वहीं भारत ने इस बार भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रशिया के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव के समर्थन में 93 देशों ने वोट किया, जबकि 24 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। वोटिंग में 58 देशों ने हिस्सा नहीं लिया। मालूम हो कि रशिया के खिलाफ ये प्रस्ताव अमेरिका ने रखा है। मालूम हो कि यूक्रेन की राजधानी कीव के उपनगर बूचा के सामने आई नागरिकों के शवों की भयावह तस्वीरों और वीडियो के बाद अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने रशिया को मानवाधिकार परिषद से हटाने के लिए यूएनजीए में विशेष बैठक बुलाई थी। आपको बता दें दोस्तों, 2006 में स्थापित की गई संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सदस्यता गंवाने वाला रशिया दूसरा देश होगा। इससे पहले 2011 में लीबिया को सभा ने परिषद से निलंबित कर दिया गया था। यह फैसला उस समय लिया गया था जब लीबिया में लंबे उथल पुथल के बाद वहां के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी को सत्ता से बेदखल करके मौत के घाट उतार दिया गया था। जी हां दोस्तों, आपको बता दें यूक्रेन पर रूसी हमले के दौरान ही अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, महासभा और मानवाधिकार परिषद में अलग अलग मौकों पर रशिया के खिलाफ अब तक 10 प्रस्तावों को पेश किया जा चुका और इन सभी प्रस्तावों पर वोटिंग के दौरान भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आपको बता दें दोस्तों, बूचा नरसंहार पर यह एक्शन लिया गया है और अब बूचा नरसंहार पर रशिया ने दी है सफाई। कहा यूक्रेन में फेक ऑपरेशन करके खुद मारे हैं अपने लोग। जी हाँ दोस्तों, रूस ने यूक्रेन में कीव के एक उपनगर बूचा में हुए नरसंहार से इनकार कर दिया है। रशिया ने कहा है कि इस बात के सबूत हैं कि ये वास्तव में कीव द्वारा किया गया एक सनकी झूठा फ्लैग ऑपरेशन था। भारत में रूसी दूतावास ने कहा है कि देश मजबूती से खड़ा है। यूक्रेन ने रशिया पर आरोप लगाते हुए कहा है कि रूसी सेना ने राजधानी कीव के पास मौजूद बूचा शहर में भारी संख्या में लोगों की हत्या कर दी थी। बूचा की सड़कों पर बिखरी लाशों की फोटो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पूरी दुनिया ने रशिया की निंदा की थी। जी हाँ दोस्तों, और अब रशिया ने इस बयान को झूठा करार दिया है दोस्तों। और इस घटना को पूरी
पूरी तरीके से फेक बताया है दोस्तों। कहा है यूक्रेन ने खुद अपने लोगों पर नरसंहार किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा जिस प्रकार से भारत कल भी अब्सेंट रहा है दोस्तों, क्या भारत ने बिल्कुल सही कदम उठाया है दोस्तों? जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को दिया है अब तक का सबसे बड़ा झटका। डिप्टी स्पीकर का फैसला असंवैधानिक, अविश्वास प्रस्ताव पर होगी वोटिंग। जी हां दोस्तों, राजनीतिक संकट के बीच पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि डिप्टी स्पीकर का फैसला असंवैधानिक था। अगले 9 अप्रैल को नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, यानी इमरान खान को अब अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना ही पड़ेगा दोस्तों। पीटीआई के नेता ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, हम अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ के सर्वसम्मति से लिए गए फैसले के बाद नेशनल असेंबली फिर से बहाल हो गई है। साथ ही इमरान खान वापस अपने पद पर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री संविधान से बंधे हुए हैं, इसलिए वो राष्ट्रपति को विधानसभाओं को भंग करने की सलाह नहीं दे सकते। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर अविश्वास प्रस्ताव सफल होता है तो नए प्रधानमंत्री का चुनाव होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि 9 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। अगर इमरान खान हारते हैं तो तुरंत प्रभाव से विपक्ष अपना पीएम घोषित करेगा। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हम अब कोई तर्क नहीं सुनेंगे जो गैर कानूनी है और संविधान के खिलाफ है, हम उससे कोई बात नहीं करेंगे। 9 अप्रैल को संसद का सत्र बुलाएं और रात 10 बजे के पहले फैसला सुनाएं। अगर सरकार हार जाती है तो जितनी जल्दी हो सके नई सरकार बनाने का प्रोसेस शुरू हो। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें, इसी बीच विपक्ष का आया बयान। शाहबाज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से बचा लिया मुल्क को। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए विपक्षी पार्टियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विपक्ष को मानो संजीवनी बूटी मिल गई हो। विपक्षी दलों का कहना है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने शानदार फैसला लेते हुए हमारे मुल्क को बचा लिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विपक्षी दलों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है दोस्तों। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि इमरान खान ने संविधान के खिलाफ जाकर काम किया था, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। 9 अप्रैल को विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी और जो भी फैसला आएगा उसके बाद संसद आगे की कार्रवाई को अंजाम देगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब अगर आप मानते हैं दोस्तों कि 100% नहीं बल्कि 101% इमरान खान जाने वाले हैं तो कमेंट में दोस्तों गुड बाय इमरान खान, टाटा बाय बाय इमरान खान भारी मात्रा में भर दीजिएगा कमेंट को दोस्तों लिख करके। अगली खबर की बात करें जहां पर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गारंटर बनने की मांग की। कहा भारत के संबंध सोवियत संघ के साथ थे, रूस के साथ नहीं। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन में रशिया के विशेष सैन्य अभियान के 43वें दिन भी जारी है दोस्तों। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में भारत रूस संबंधों पर बात की है। उन्होंने दावा किया है कि भारत के संबंध सोवियत संघ के साथ थे, रशिया से नहीं। जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यूक्रेन के लिए सुरक्षा के गारंटर बनने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर रूस समझौते का उल्लंघन करता है तो गारंटर भी उनके खिलाफ खड़े होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत को रूस और यूक्रेन के साथ संबंधों के बीच संतुलन बनाए रखना मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, जेलेंस्की ने एक भारतीय न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा है कि रूस के खिलाफ आधे उपाय काम नहीं करेंगे। प्रतिबंध हथियारों की तरह होने चाहिए, प्रतिबंध परमाणु हथियारों की तरह होने चाहिए, प्रतिबंध आधुनिक अत्याधुनिक हथियारों की तरह होने चाहिए। ये दिखावा ना करें कि आप यूक्रेन का समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप रूस के साथ आर्थिक संबंध भी जारी रखे हुए हैं। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं रशिया से जो भारत तेल खरीद रहा है दोस्तों, वो बात अब यूक्रेन को भी खलती नजर आ रही है। तभी ऐसी बातें कहते नजर आ रहे हैं कि दिखावा ना करे कि आप यूक्रेन का समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन रूस के साथ भी आपका आर्थिक संबंध जारी रखे हुए हैं। साथ ही आपको बता दें दोस्तों, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आगे कहा कि इस युद्ध के दौरान परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने दावा किया है कि जब दूसरा पक्ष कमजोर होता है तो शक्तिशाली पक्ष किसी भी प्रकार के बल का इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया इस युद्ध को खत्म करना चाहती है तो उन्हें हमें भारी हथियारों की आपूर्ति करने की जरूरत है। हम रूस के किसी भी हिस्से को जीतना नहीं चाहते हैं बल्कि हम अपनी ही जमीन पर कब्जा चाहते हैं। साथ ही जेलेंस्की ने यह
ये भी कहा है कि किसी भी कीमत पर हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन दोस्तों जो भारत वाली बात इन्होंने कही है, इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? जेलेंस्की को दोस्तों बताइएगा जरूर कि आप यूक्रेन के साथ भी हैं और रशिया से भी व्यापार कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां अमेरिकी जनरल ने चेताया, कहा चीन के साथ हो सकती है बड़ी जंग। 6 पॉइंट में समझिए पीएलए की बड़ी तैयारी। हम आपको बताते हैं यूक्रेन संकट के दौरान चीन और रूस के गठजोड़ से अमेरिका टेंशन में। इस बीच अमेरिका के टॉप जनरल मार्क मिले ने चेतावनी दी है कि चीन और रूस नियम आधारित वर्तमान वैश्विक व्यवस्था को बदलने पर आमादा है। जनरल मार्क मिले अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन भी है। मार्क मिले ने मंगलवार को अमेरिकी कांग्रेस से पेंटागन के लिए और अधिक बजट की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ये पैसा एक ऐसे युग के लिए है जहां प्रमुख शक्तियों के बीच बड़े पैमाने पर युद्ध की संभावना है। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जो अधिक अस्थिर होती जा रही है और महान शक्तियों के बीच महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संघर्ष की संभावना बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, हाल के समय में चीनी सेना, खासकर उनकी नौसेना की बढ़ती ताकत ने अमेरिकी रक्षा अधिकारियों और सांसदों को काफी परेशान किया है। रूस और चीन ने हाल के समय में हाइपरसोनिक मिसाइलों का टेस्ट किया है, जिसके बाद से भविष्य के युद्ध को लेकर अमेरिका की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है, जिसके बाद से चीनी सेना की तैयारियों को लेकर खूब चर्चाएं हो रही है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें, जहां पर पहली बार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के संकट पर भारत ने दी अपनी प्रतिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के संकट पर अब चीन के बाद पहली बार भारत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जहां पाकिस्तान के सियासी संकट पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ये उनका आंतरिक मामला है। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पाकिस्तान में चल रहे राजनीतिक संकट पर कुछ भी बोलने से इनकार किया है। उनके शब्दों में ये उनका आंतरिक मामला है, मेरे पास इस पर बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पाकिस्तान में जो भी कुछ हो रहा है हम उस पर नजर जरूर रखे हुए हैं, लेकिन हम किसी देश के आंतरिक मामले में टिप्पणी करने से हमेशा बचते हैं। यानी कि दोस्तों ये देश भारत देश है दोस्तों, पाकिस्तान नहीं है, जो भारत के हर आंतरिक मसलों में भी दोस्तों अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन भारत ने साफ कह दिया है कि किसी के आंतरिक मामलों में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ऐसे में भारत के इस बयान का दोस्तों क्या आप समर्थन करेंगे? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। और दोस्तों प्लीज जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया, इस वीडियो को फट से लाइक कर दीजिए और दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा अपने भाइयों बहनों में। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए अगली खबर की बात करें, जहां इमरान खान और हिटलर में नहीं है कोई फर्क। शहबाज शरीफ का फूटा गुस्सा, कहा गलत नीतियों से कई दशक पीछे पहुंचा है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, शहबाज शरीफ ने कहा है कि हिटलर ने देश को खत्म करके जर्मनी को अपने कब्जे में ले लिया था। पीएमएलएन नेता ने यह भी कहा कि गलत नीतियों की वजह से पाकिस्तान को कई दशक पीछे धकेल दिया गया है। देश में चारों ओर गरीबी और बेरोजगारी फैली हुई है, जबकि महंगाई आसमान पर पहुंच गई है। साथ ही आपको बता दें दोस्तों, जहां पर दबाव के बीच भारत अमेरिका 2+2 वार्ता होना तय है। 2 दिन के लिए अमेरिका जाएंगे राजनाथ सिंह और एस जयशंकर। जी हां दोस्तों, पिछले एक हफ्ते के भीतर जो बाइडेन प्रशासन के कम से कम 4 वरिष्ठ अधिकारियों ने अलग अलग मौकों पर भारत को ये चेतावनी दी है कि उसने रशिया के साथ अपने कारोबारी रिश्तों को बढ़ाया तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। जी हां दोस्तों, ऐसे में अगले हफ्ते दोनों देशों के बीच होने वाली 2+2 वार्ता का एजेंडा क्या होगा, ये कोई अनुमान लगाने का मुद्दा नहीं रहा। गुरुवार को भारत और अमेरिका की तरफ से बताया गया है कि इनके विदेश और रक्षा मंत्रियों की 2+2 वार्ता 11 अप्रैल 2022 को होगी। वार्ता में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वॉशिंगटन जाएंगे। अमेरिका का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जहां तक अमेरिकी दबाव का सवाल है तो भारत ने गत 2 हफ्तों के दौरान साफ तौर पर दिखाया है कि वो अपने हितों के मुताबिक ही काम करेगा। गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से जब पूछा गया तो उनका जवाब बहुत सांकेतिक था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हैप्पी जर्नी एडवांस में राजनाथ सिंह और जयशंकर को आप लोग जरूर कहिएगा कमेंट में। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी तेल चोरी, युद्धपोत से चोरों ने निकाला 2.5 करोड़ का डीजल। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते पूरी दुनिया में तेल की कीमतों के भाव आसमान छू रहे हैं। इसी बीच ब्रिटेन से तेल चोरी की एक बेहद ही चौंका देने वाली घटना सामने आई है। ईंधन चोरों ने ब्रिटेन के एक रॉयल नेवी के युद्धपोत से 2 करोड़ 48 लाख रुपए मूल्य का डीजल चोरी कर लिया है। इसे
ब्रिटेन के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी तेल चोरी करार दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां रशिया पर भारत को धमकाने वाले अमेरिका ने अब बदले अपने सुर देने लगा ये ऑफर। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने रूस को लेकर भारत की नीति पर अपने सुर बदल लिए हैं। दोस्तों, अमेरिका ने कहा है कि वो भारत को ऊर्जा आयात में दूसरा विकल्प देने को तैयार है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने डेली न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम नहीं सोचते हैं कि भारत को रूसी ऊर्जा का आयात बढ़ाना चाहिए। रूस से भारत के संबंधों के बदले उसने ऊर्जा आयात का दूसरा विकल्प उपलब्ध करवाने की पेशकश की है। रशिया और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर हाल के अमेरिकी रवैये में ये बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है। दोस्तों, ऐसे में आपकी निजी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। अगली खबर की बात करें जहां यूक्रेन जंग से त्राहिमाम, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब पूरी दुनिया को बांटेंगे राशन? अमेरिका को दोस्त भारत से इसको लेकर काफी उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को अपना नाम न छापने की शर्त पर कहा है कि भारत हमारा मित्र है, साझेदार है और हम आपसी हितों को साझा करते हैं। हम इस युद्ध में दांव पर लगे बुनियादी सिद्धांतों को लेकर भी एक मत हैं। यही नहीं, अमेरिका को यह भी उम्मीद है कि खाद्यान्न संकट से जूझ रही दुनिया को दूसरे नंबर का गेहूं उत्पादक देश भारत गेहूं का निर्यात करेगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर चीन के हमले से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने बनाया प्लान, नई मिसाइलों के लिए 2.6 अरब डॉलर करेगा खर्च। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने चीन के खतरे का मुकाबला करने के लिए अरबों डॉलर के निवेश का प्लान बनाया है। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया है कि उनका देश डिफेंसिव मिसाइलों को अपग्रेड करने के लिए 2.6 बिलियन डॉलर खर्च करने जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि चीन की आक्रामक नीतियों के कारण इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। जी हाँ दोस्तों, और इस प्रोजेक्ट के जरिए ऑस्ट्रेलिया के युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों पर तैनात मिसाइलों को अपग्रेड किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर पहले से ही हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास पर काम कर रहा है। इसके अलावा ऑकस समझौते के तहत अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी की टेक्नोलॉजी भी दे ही रहे हैं। अगली खबर की बात करें जहां दिल्ली में कोरोना के नए मामलों ने फिर बढ़ाई है टेंशन, पाबंदी घटते ही बड़ी संक्रमण दर। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव की दर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में यहां कोविड-19 के 126 नए केस दर्ज किए गए हैं। संक्रमण दर में 4 अप्रैल से लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के घटते मामलों की वजह से पिछले दिनों डीडीएमए की बैठक में मास्क न लगाने पर लगने वाला चालान भी खत्म कर दिया गया था। इसी बीच संक्रमण दर 1.12% रिकॉर्ड हुई है। दिल्ली में मंगलवार को 112 नए केस सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 92 मरीज ठीक भी हुए हैं। लगता है दोस्तों फिर से पाबंदियां अब शुरू हो जाएंगी दिल्ली में। अगली खबर की बात करें जहां अब खौफ में जिएंगे योगी के दुश्मन, एनएसजी और सीआरपीएफ को मिली बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सुरक्षा अब अभेद हो गई है। उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी अब एनएसजी और सीआरपीएफ को दे दी गई है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हाल ही में हुए हमले के बाद अब लखनऊ के सीएम आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। साथ ही सीएम आवास पर एहतियात के तौर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को भी तैनात करा दिया गया है। जी हां दोस्तों, तो वहीं सीएम योगी की निजी सुरक्षा में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के जवानों की तैनाती पूर्व की तरह रखी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी को पहले से ही Z+ सिक्योरिटी कवर मिला हुआ है, ऐसे में इसे पूर्व की भांति ही रखा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां हिंदू अधिक से अधिक बच्चा पैदा करे, नहीं तो 2029 तक भारत का प्रधानमंत्री होगा मुसलमान। बता दें आपको दोस्तों, यति नरसिंहानंद ने यह विवादित बयान दिया है। दोस्तों आपको बता दें, जहां पर इस्लामिक जिहाद के विरुद्ध धर्म संसद के प्रणेता डासना मंदिर के महंत महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी बृहस्पतिवार को गोवर्धन पहुंचे। तलहटी में हरिओम बाबा के सानिध्य में गिरिराज जी की पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि हिंदू अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें, नहीं तो 2029 में भारत में मुस्लिम प्रधानमंत्री होगा, भारत हिंदू विहीन हो जाएगा। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि आज सनातन धर्म का संपूर्ण अस्तित्व खतरे में है। जिस तरह से भारत में हिंदू की जनसंख्या का अनुपात घट रहा है तो वो बड़ी चिंता का विषय है। गणितीय गणना अब ये बता रही है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। एक बार इस देश का प्रधानमंत्री मुसलमान बन गया तो केवल अगले 20 सालों में यह देश भी अरब, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश व कश्मीर की तरह हिंदू विहीन हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है।
दोस्तों। और भी बहुत कुछ इन्होंने कहा है, हम आपको संक्षेप में बता रहे हैं। ऐसे में यति नरसिंहानंद के इन बातों को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, और आपकी क्या राय है इनकी बात को लेकर, जरा कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही आपको बता दें, जहां पर बजट सेशन के बीच जब पीएम मोदी और सोनिया गांधी का हुआ आमना सामना, जी हां दोस्तों, सत्र के अंतिम दिन संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और पीएम मोदी की मुलाकात की फोटो सुर्खियां में रही। इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला और मुलायम सिंह यादव की फोटो ने भी सबका ध्यान खींचा। मुलाकात के इस क्रम में सोनिया गांधी भी पीएम मोदी से मिली। पीएम मोदी के साथ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी खड़े थे। सोनिया गांधी अभिवादन करती हुई कमरे में दाखिल हुई। ऐसे मौके बेहद कम देखे गए हैं जब पीएम मोदी और सोनिया गांधी ने इस तरह एक दूसरे से मुलाकात की हो। इंटरनेट पर यह फोटो वायरल हो गई है, इस पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा इस पिक्चर को देखकर, जहां सोनिया गांधी जी हाथ जोड़ती नजर आ रही है पीएम मोदी के सामने, उनको अभिवादन कर रही हैं दोस्तों। ऐसे में आपकी निजी राय क्या होगी, कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसा समय बहुत कम ही देखा जाता है दोस्तों। तो जवाब जरूर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है बार बार। साथ ही अगली खबर की बात करें, जहां हिमाचल कैबिनेट का बहुत बड़ा फैसला, लोनी वी में होंगे 5000 भर्तियां, पुलिस कांस्टेबलों को बड़ा तोहफा, मंत्री विधायक खुद देंगे आयकर। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी दे दी है दोस्तों। इसी बीच आपको बता दें, इस प्रदेश में साकार हो रहा है पीएम मोदी जी का सपना, अब मांगने के बजाय नौकरी दे रहे हैं युवा। जी हां दोस्तों, देश में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था नंबर 1 बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल रंग ला रही है। अब प्रदेश के युवा नौकरी खोजने के बजाय नौकरी देने वाले भी बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम बोले तो PMEGP के तहत देश में सबसे ज्यादा निवेश और रोजगार उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश ने यह उपलब्धि वैश्विक कोरोना महामारी और प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के बावजूद दर्ज की है। बहुत बड़ी खबर, ऐसे में कांग्रेचुलेशन मोदी जी जरूर कह दीजिएगा आप लोग। और ऐसे में दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूं दोस्तों काफी अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।